हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है सबके? अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका आव्यूह। तो देखते हैं आव्यूह होता क्या है। पहले आव्यूह संख्याओं या फलनों की एक आयताकार सरणी होती है, यानी एक आयताकार सरणी के रूप में संख्याओं को लिखकर आव्यूह बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, मान ला ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो ये एक आव्यूह है। इस तरीके से अगर हम संख्याओं को लिखते हैं आयताकार सरणी के रूप में तो होता है हमारा आव्यूह। इसमें इसको बोला जाता है पंक्ति। ये है पंक्ति, ये और ये ऐसे दो पंक्तियां, और ये होते हैं आपके स्तंभ। स्तंभ आव्यूह पे। तो इस आव्यूह में देखा जाए तो दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है। प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे? जितने कि उस आव्यूह में स्तंभ होंगे। और प्रत्येक स्तंभ में कितने अवयव होंगे? जितने उस आव्यूह में पंक्ति होगी। ठीक है। इस पंक्ति को हम बोलेंगे R1 यानी रो 1। ये है R2, ये आपकी C1, ये C2, ये C3। ठीक है। ये होता है आपका आव्यूह, यानी आयताकार सरणी के रूप में जब हम संख्याओं या फलनों को लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा आव्यूह। आव्यूह में क्या होता है? ये होती है इसकी पंक्तियां, ये होता है इसका स्तंभ, और इनको बोलते हैं आव्यूह के अवयव। अवयव किसी भी आव्यूह, जैसे ये आव्यूह, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर इसके अवयवों को दर्शाना है, मतलब इसको तो नहीं, जैसे कि A11 इस क्रम का जो अवयव है A12 A13। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर जो अवयव रहता है हमेशा वो A11 लिखा जाता है। उसको क्यों? ये दर्शाता है कि ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। ठीक है। यानी पहली पंक्ति, या आप ऐसे बोलो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, वो पहला अवयव है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे ही यहाँ पर आएगा A21 A22 A23। ऐसे अगर इसके नीचे एक और पंक्ति होती तो A31 A32 A33। और ऐसे अब मैं इसमें पूछूं कि इस आव्यूह में आप बताओ मेरे को कि A22 का क्या मान है, तो आप कहेंगे कि दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, यानी ये सेकंड पंक्ति और ये इसका सेकंड अवयव, यानी A22 इक्वल टू है 5 के। तो ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है यहाँ तक। चलिए मैं इसको एक बार मिटो देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद आएगा आपका, पढ़ते हैं आव्यूह का क्रम, यानी आव्यूह की कोटि। वो क्या होता है चलिए उसको भी अभी देखते हैं। सीढ़ियाँ चहचा रही है पीछे। यानी अगर मैं इसी आव्यूह को मानूं A बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी पंक्तियां है मेरे को बताओ आप? इसमें, अरे यार, इसमें दो पंक्तियां है, दो। ठीक है। और कितने स्तंभ है? 1 2 3, तो इसमें 3 स्तंभ है। तो ये इस आव्यूह की कोटि हो गई, या ये इस आव्यूह का हो गया क्रम, 2 गुणा 3। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ 2 3 जा 6, तो ये इतने अवयव इस आव्यूह में है, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो ये पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां, और ये हो गए इसके स्तंभ, और ये हो गया हमारा आव्यूह की कोटि या क्रम। अगर मैं कहूँ कि बताओ B बराबर 1, इस आव्यूह का क्या क्रम है, क्या कोटि है, तो आप कहोगे इसमें एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 1 गुणा 1। यह 1 2 3, इसका बताओ। तो इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ है 3, तो इसका क्रम है 1 गुणा 3। अगर कोई ऐसे हो जाए 1 2 3 4, तो इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2 और स्तंभ 1 2, तो इसका क्रम है 2 गुणा 2। ठीक है। और जब भी हम इसको सोल्व करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी है। जैसे इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है। अगर कोई ऐसा जाए 1 2 3, तो इसका क्या क्रम है? इसमें पंक्तियां है 1 2 3 और स्तंभ है केवल 1, तो इसका क्रम होगा 3 गुणा 1। अवयव इसमें भी है 3। ठीक है। तो ये होता है आपकी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि मतलब कि उसकी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, इसको अब क्लियर कर देंगे। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम आव्यूह का निर्माण। आव्यूह का निर्माण कैसे? जैसे कि आपको दे देगा कि एक 2 गुणा 2 क्रम का अवयव बनाइए, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव बनाइए, जिसके लिए A
आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता चल जाना चाहिए जैसे कि 2 गुणा 2 क्रम का अवयव का है, तो यानी कि उस अवयव में 2 पंक्ति होगी, 2 स्तंभ होगी, यानी कुल मिला के उसमें 4 अवयव हमको लिखने हैं। ठीक है, वो अवयव क्या होगा? ये होगा A11, ये A12, ये A21 और ये A22। ये क्या है? ये अवयव का निर्माण। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जैसे इसने कहा कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, तो जो हमारे पहली संख्या लिखी होती है इसको तो हम बोलते हैं आई हर एक के लिए, और ये होता है जे। तो अगर हमको पहले निकालना है A11, ए भी इक्वल टू क्या होगा? 1 + 1। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, तो A11 इक्वल टू 1 + 1, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2, यानी यहाँ पर हमारा अवयव आएगा 2। फिर A12 इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3, यानी ये 3। फिर A21 इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3, ये भी 3। फिर A22 इक्वल टू 2 + 2 यानी कि 4, ये हो गया 4। तो इस प्रकार से हम अवयव का, इसको बोलते हैं अवयव का निर्माण, अवयव को निर्माण करना, अवयव को बनाना। एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक 2 गुणा 3 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए। 2 गुणा 3 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए जिसके लिए ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। ठीक है, ये दे दिया उसने हमें, और कह रहा है कि 2 गुणा 3 क्रम का अवयव। 2 गुणा 3 क्रम का अवयव यानी पंक्तियां है 2 और स्तंभ है 3, यानी कि अवयव कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे पंक्तियां होनी है 2 और स्तंभ होने हैं 3। 2 पंक्तियां, एक ये स्तंभ 3, 1 2 3। ठीक है, पहले क्या कहा है? ये अवयव क्या होगा हमारा? A11, A12, A13, ये A21, A22 और ये A23। पहले निकालते हैं A11। A11 इक्वल टू क्या होगा? 1 - 1 अपॉन 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 0 हमारा। ठीक है, फिर A12 इक्वल टू 1 - 2 अपॉन 1 + 2, यानी ये हो जाएगा -1 अपॉन 3, -1/3। आपको ये ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, मैं तो बॉक्स आपको केवल दर्शाने के लिए बना रहा हूँ कि कैसे, मतलब कितने अवयव कहाँ पर लिखे जाने चाहिए। आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है। ठीक है, तो A13 इक्वल टू 1 - 3 अपॉन 1 + 3 यानी -2 अपॉन 4 यानी -1/2। इसको ऐसे मिटा ही देता हूँ मैं, -1/2। इसको भी मिटा। अब है A21 यानी कि 2 - 1 अपॉन 2 + 1 यानी कि 1/3। ऐसे 2 यानी 2 - 2 अपॉन 2 + 2 यानी कि 0। फिर 2 3 यानी 2 - 3 अपॉन 2 + 3 यानी -1/5। तो ये हमारा बन गया अवयव। ठीक है, अब हमारा अवयव का निर्माण भी हो गया खत्म। तो अब इसको भी मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ अभी। अब इसके बाद आपका टॉपिक है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार यानी कितने प्रकार के अवयव अभी आपको पढ़ने। अभी तो आपको 7 प्रकार के अवयव मैं बताऊंगा। इसके बाद 2 प्रकार के अवयव और आएंगे, वो अभी थोड़ी देर में जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तब आएंगे। तो अब नेक्स्ट है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, तो सबसे पहला अवयव है हमारा पंक्ति अवयव। पहला है पंक्ति अवयव। ये कैसा अवयव होता है? पंक्ति अवयव, जैसे इसके नाम से पता चलता है पंक्ति का इसमें कुछ होना है। तो पंक्ति अवयव वो अवयव होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। जैसे कि ये अवयव 1 2 3 4, इसमें केवल एक पंक्ति है, या ऐसे 1 2 3, या ऐसे x y z। तो यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति केवल एक हो, पंक्ति केवल एक हो, स्तंभ कितने भी हो, जैसे इसमें 3 स्तंभ है, इसमें भी 3, इसमें 4 स्तंभ है, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो होता है हमारा पंक्ति अवयव। ऐसे ही होता है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होगा? जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव। जैसे कि ये अवयव 1 2 3, इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3 और स्तंभ केवल एक, x y। ठीक है, ये होता है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में केवल स्तंभ एक, पंक्तियां चाहे कितनी भी हो। और अगर कोई हमारा अवयव जो 1 गुणा 1 क्रम का अवयव होता है, जैसे कि ये 1 या ये x
या ये जेड। तो ये पंक्ति अवयव भी होता है और स्तंभ अवयव भी होता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है और एक ही स्तंभ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा अवयव है शून्य अवयव। इन दोनों को मैं मिटा दूं। तो शून्य अवयव कैसा अवयव होता है बता दूं पहले लिखने से पहले। शून्य अवयव ऐसा अवयव होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। नंबर 3 शून्य अवयव, जैसे कि ये अवयव 0 0 0 0 या ये 0 0 या ये 0 0। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव 0 शून्य हो वो होता है शून्य अवयव। इसको समझने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब नंबर 4 होता है हमारा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कैसा होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है वर्ग अवयव, यानी जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर हो वो होता है हमारा वर्ग अवयव। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसका 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है। जैसे कि ये 1 2 3 4, इसमें 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है। तो यानी पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर हो किसी अवयव में तो वो अवयव कहलाता है हमारा क्या, ये वर्ग अवयव। ठीक है, ठीक है, ये होता है विकर्ण वर्ग अवयव। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, इसके पहले हम एक बार देखते हैं अवयव का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण, जैसे कि आयत के विकर्ण होते हैं इस प्रकार। ये कोई आयत है तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये एक ये। लेकिन जब अवयव का विकर्ण होता है तो इसकी बात नहीं की जाती, केवल ये वाला विकर्ण होता है अवयव का। जैसे कि हम अभी समझते हैं, कोई अवयव बराबर 1 2 3 4। अगर आपसे पूछे कि इस अवयव का विकर्ण क्या है तो ये इस अवयव का विकर्ण है। ठीक है, ये होता है विकर्ण। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बात और कि विकर्ण अवयव केवल वर्ग अवयव ही होता है। जी हाँ, ये भी एक बात है, केवल वर्ग अवयव में ही विकर्ण अवयव होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं विकर्ण अवयव कैसा होता है। अब तक तो हमने बात की कि विकर्ण क्या है, अब विकर्ण अवयव देखते हैं। विकर्ण अवयव, मान लिया कोई अवयव है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका ये विकर्ण होगा, ये है इसका विकर्ण। अब अगर इसके विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव बचे वो सब हो 0, वो सब हो 0 है, तो ऐसा अवयव कहलाता है हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ये होगा हमारा एक विकर्ण अवयव। ठीक है, जिसमें उसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अवयव 0। अब इसी से अगला है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव वो होता है जिसमें ये विकर्ण में जितने भी अवयव है वो सब समान हो। जैसे कि मैं कर दूं ऐसे 2 2 2 या 4 4 4 3 3 3 1 1 1। ऐसा अवयव क्या होता है हमारा अदिश अवयव। ठीक है, और इसके बाद है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, इसका यूज सबसे ज्यादा हुआ, या इकाई अवयव। इकाई अवयव ये कैसा अवयव है, अगर इस अवयव में जितने भी ये अवयव है ये सब के सब 1 हो, 1 केवल 1 1 1 1, तो ये होता है हमारा इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ये 3 गुणा 3 क्रम का एक इकाई अवयव है। ऐसे 2 गुणा 2 क्रम का लिखूं मैं तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, 4 गुणा 4 5 गुणा 5, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो ये होता है आपका इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ठीक है, तो अब इसको रब कर देता हूं मैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की समानता। अवयव की समानता बहुत सबको लगभग पता भी होगा, इसके बारे में नहीं पता तो अभी देखते हैं इसको। अवयव की समानता यानी 2 अवयव के समान होने का प्रतिबंध। ये 2 अवयव कब समान होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। तो अगर कोई 2 अवयव ऐसे ये 1 2 3 4 और कोई दूसरा अवयव है भी है ऐसे 1 2 3 4, तो तभी ये अवयव समान है, वरना समान नहीं है। मतलब क्या है कि पहले तो उनके क्रम बराबर होने चाहिए, क्रम, और वो अवयव का उस किस
स्थान पर जो अवयव है वही अवयव होना चाहिए। या सिंपल सी बात करें कि प्रत्येक अवयव केवल खुद के ही बराबर होता है, यानी ये बराबर नहीं है इस अवयव के 1 3 2 4, नहीं इसके 1 4 2 3, अन्य अगर इसके अवयव को इधर उधर रख दिया तो वो अवयव उसके बराबर नहीं होता है। यह कहे कि प्रत्येक अवयव केवल खुद के ही बराबर होता है या प्रत्येक अवयव यूनिक होता है। क्योंकि अगर ये अवयव है ऐसे 1 2 3 4, तो अगर इसके बराबर कोई अवयव रहना है तो वो ऐसा ही होना चाहिए 1 2 3 4, और कोई अवयव इसके समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज 3.1 से पहले का तो सारा टॉपिक हो गया खत्म। अब एक्सरसाइज 3.1 से कुछ 1 2 सवाल करते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। अब यार देखते हैं 1 2 सवाल, इसको एक बार पॉज कर। तो ठीक है, वैसे तो मैं इसके एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें 2 अवयव बराबर दिए हैं, हमें पता है कि 2 अवयव केवल बराबर होता है जब इसका ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, और ये वाला अवयव इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन होगी, x + y + z = 9 के, x + z = 5 के, और y + z = 7 के। ठीक, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3, अगर मैं 1 में से सेकंड घटा दूं तो क्या बचेगा, यानी x + y + z में से x + z बचेगा तो इस साइड बचेगा y और इस साइड बचेगा 4, तो y का मान आ गया 4। ऐसे ही अगर मैं इसमें से थर्ड घटा दूं तो y + z कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 9 में से 7 गया 2, x का y का मान 4, x का मान 2, तो ये दोनों के मान यहाँ रख दो तो z का मान आ जाएगा 3, 4 3 7 दोनों। ठीक है, तो ऐसे ही आप इक्वल करके इक्वेशन रख सकते हो, बहुत ही इजी काम होता है। अब इसके बाद है भाई आपकी अवयव की संक्रियाएं। भाइयों और बहनों, भाइयों नहीं, मैं बहनों कहना भूल जाता हूँ कभी कभी, तो भाई और बहनों अब नेक्स्ट है आपकी अवयव की संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाएं, सबसे पहले संक्रिया क्या होती है, योग की। अवयव पर संक्रिया यानी अवयव का जोड़ना, संख्याएं नहीं संक्रियाएं। तो सबसे पहले है अवयव का योग। योग तो शायद सबको ही पता होगा, नहीं पता तो अब देखते हैं। अगर कोई अवयव है 1 2 3 4 और इसमें कोई अवयव में जोड़ना है, तो सबसे पहली बात आपको केवल एक ध्यान रखनी है कि केवल समान क्रम के अवयव जोड़े और घटाए जा सकते हैं। समान क्रम के अवयव जोड़े और घटाए जा सकते हैं, यानी अगर मैं इसमें जोड़ो अभी 2 3 4 5 तो केवल यही जोड़ा जा सकता है अवयव। इनको जोड़ेंगे तो कैसे, यहाँ वाला अवयव इसके साथ जोड़ेगा 2 1 3, ये वाला इसके साथ 3 2 5, ये वाला इसके साथ 3 4 7 और 4 5 9। ठीक है, ये होता है अवयव का योग। बस एक ही बात याद रखना है, केवल समान क्रम के अवयव ही आपस में जोड़े जा सकते हैं, और जिसको अवयव का जोड़ा आ गया उसको घटाना भी आ गया अवयव, या जोड़ घटा नहीं आता अभी तक, आता है ना। तो अब पढ़ते हैं एक अदिश्य गुणन। किसी अवयव में एक अदिश्य गुणन, मान लिया कोई अवयव है a बराबर 1 2 3 4 5 6 और हमको बोल दे कि 5a का मान बताओ, 5a बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a में 5 की गुणा करनी है, तो इसके हर एक अवयव में 5 की गुणा हो जाएगी, 5 10 15 20 25 30, तो ये हो जाएगा हमारा 5a का मान। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अदिश्य गुणन, यानी अदिश जो भी हमारी संख्या है, जैसे कि 5, तो उसकी प्रत्येक अवयव में हम उसकी कर देते हैं गुणा, इसको बोलते हैं अवयव का अदिश संख्या से गुणन। तो ठीक है, इसको कर देते हैं, अब मिटा देते हैं। और इसके बाद है आपका अवयव का गुणन, यानी एक अवयव का दूसरे अवयव से गुणन। अब जो अवयव का गुणन होता है उसमें भी कुछ अलग सा है। सबसे पहले तो ये जरूरी नहीं है कि वे अवयव जिनके क्रम समान हो उनकी गुणा हमेशा संभव हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके क्रम समान ना हो उनकी गुणा ना हो सके। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या हिसाब है, क्या नियम है वो देखते हैं। अवयव की गुणन, अगर मेरे को अवयव a बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसकी गुणा करनी है इस अवयव में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 गुणा।
पहले मैं चेक करता हूँ कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने स्तंभ है। स्तंभ पहला जो सा पहले लिखा हुआ है यानी कि ए, इसको मानो इसको बी, तो अगर हमको ए बी निकालना है तो देखो इसमें क्या है, इसमें स्तंभ कितने हैं, नहीं 1 2 3, इसमें स्तंभ है 3। ठीक है, इसका क्रम है वैसे कितना 2 गुणा 3, और इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 गुणा 2। अगर इस ये और ये बराबर है यानी ये सेम संख्या यानी इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो इनकी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो ये गुणा हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी वो भी देखते हैं। सबसे पहले अवयव का बनाते हैं ऐसे। तो सबसे पहले इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में की जाएगी, इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में की जाएगी। कैसे की जाएगी वो भी देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले अवयव की मल्टीप्लाई इसके पहले अवयव में की जाएगी 1 × 1, उसके बाद प्लस, फिर इसकी गुणा इसमें 2 × 3 प्लस 3 × 5 15 ऐसे। अभी इसको सोल्व करके जो भी आएगा जैसे कि 1 + 6 + 15 तो ये हो गया 22, और उसको हम लिखेंगे ऐसे, ये बनेगा हमारा एक अवयव। ठीक है, ऐसे ही फिर इसी पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा की जाएगी 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 6। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। अब ये कितना आ जाएगा 2 + 8 10 और 18 यानी 28 ऐसे 28। और फिर इस पंक्ति की मल्टीप्लाई इस स्तंभ में यानी इधर की पंक्तियों की मल्टीप्लाई इधर के स्तंभों में की जाती है, इसीलिए हमको इसकी पंक्तियों और इसके स्तंभों की संख्याएं इसके अवयवों की संख्याएं बराबर चाहिए। यानी पहले 4 × 1 = 4 प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 6 × 5 = 30। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 15 19 और 30 49 होगा 49। अब आपको दिख रहा है, ये मैं एक बार चेक कर लो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इस पंक्ति की मल्टीप्लाई इस स्तंभ में 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 6 तो कितना हो जाएगा 8 + 20 28 और प्लस 36 28 प्लस 36 यानी 30 प्लस 34 तो हो गया 64। तो ये होती है आपकी अवयव की गुणा। ध्यान रखिए इसकी पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए इसके स्तंभों की संख्या के, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल भी आपको दूं कि देखो पहली तो चीज ये देखो लो कि इनके क्रम समान नहीं थे फिर भी इनकी मल्टीप्लाई हो गई। इस वजह से हुई क्योंकि इसकी पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर थी। अब ये अवयव है 1 2 3, ये अवयव है 2 4 6। अगर मैं इनके क्रम देखूं तो क्या है, इसका क्रम है एक पंक्ति और 3 स्तंभ 1 × 3, इसका भी 1 × 3, क्रम समान है। लेकिन क्या इनकी गुणा हो सकती है, इनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके स्तंभ कितने हैं, इसके स्तंभ देखे जाते हैं और इसकी पंक्तियां देखी जाती है। वो पहले सबसे शुरू में तो सही किया है, क्वेश्चन भी सीखा है, शायद पिछली बार बोलने में मैंने गलती कर दी। इसके स्तंभ 3 है और इसकी पंक्तियां है 1, तो ये 3 है, ये 1 है, ये बराबर नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई नहीं की जा सकती। हाँ अगर ये कुछ इस प्रकार होता, ये 2 4 6 कुछ ऐसे होता 2 4 6, तो इसका अब क्रम क्या था 1 × 3, इसका क्या है 3 × 1, ये दोनों है इक्वल, तो अब इनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। करके दिखाऊं करके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले इस पंक्ति की इस पंक्ति में यानी केवल एक ही अवयव बनेगा। 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 6 = 18, कितना बन गया 8 2 10 और 10 और 18 28। कहीं कुछ गलती तो ना कर दी? बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया आपका अवयव, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी। ठीक है, तो ये था आपका अवयव का गुणन। आज इसके बाद अब प्रश्नावली आएगी, उसको देखते हैं। प्रश्नावलियों के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा।
तो ठीक है, अभी प्रश्नावली तो इस वीडियो में करते नहीं, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे प्रश्नावली के लिए मैंने एक, चलो छोड़ो उसको। तो अब उसके बाद है आव्यूह का परिवर्त, उसको देखते हैं ये क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त। नेक्स्ट टॉपिक, आव्यूह का परिवर्त। ये एनसीईआरटी के हिसाब से वैसे पॉइंट नंबर 3.5 है, आव्यूह का परिवर्त। क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, चलिए उसको समझते हैं। मान लिया कोई आव्यूह है ये a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये एक आव्यूह है। अगर मैं इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभों के रूप में बदल दूं तो वो हो जाता है आव्यूह का परिवर्त, और उसको बोलते हैं ए डैश। कैसे, अभी देखते हैं। देखो, ये इसकी पहली पंक्ति है 1 2 3, इसको पहला स्तंभ बना दो 1 2 3। ये इसका क्या है, दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो 4 5 6। ये तीसरी पंक्ति है, इसका स्तंभ बना दो 7 8 9, ठीक है। एक बात आप याद रखना, जब भी हम किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो उसका जो विकर्ण होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो विकर्ण आव्यूह का कभी नहीं बदलता जब भी उस आव्यूह का हम परिवर्त करते हैं। तो ये होता है आपका आव्यूह का परिवर्त। अगर मैं एक और आव्यूह लूँ, a बराबर 1 2 3 4, और इसका परिवर्त करना है तो कैसे करेंगे, a डैश, यानी ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे 1 2 3 4। ये हो गया आपका आव्यूह का परिवर्त। यानी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दो और स्तंभों को पंक्तियों में। देखो, ये पहला स्तंभ था यहाँ पर, ये अब यहाँ पर पहली पंक्ति बन चुका है। यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्तियों में बदलना, यही होता है आपका आव्यूह का परिवर्त। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 प्रकार के और आव्यूह है, वो आपको समझने हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहला है विषम सममित आव्यूह, और उसके बाद होता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह, ठीक है। पहले समझते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, देखते हैं सममित आव्यूह कैसे होता है। अगर मैं कहूँ E कोई आव्यूह है और वो उसके a डैश के बराबर है, यानी उसका परिवर्त करने पर उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं सममित आव्यूह। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आव्यूह लूँ, अगर 1 2 2 और 3, ये आव्यूह है, ये a बराबर ही आव्यूह। अब इसका परिवर्त करो, इसका मतलब a डैश निकाल लो, a डैश इक्वल टू क्या होगा, ये पहली पंक्ति है 1 2, इसको पहला स्तंभ बना दो 1 2, फिर ये है 2 3, इसको बना दो 2 3। क्या कुछ चेंज हुआ, क्या ये और ये अलग अलग है, नहीं है, ये बिल्कुल सेम है ना। तो इसको बोलते हैं, हम ऐसे आव्यूह को बोलते हैं सममित आव्यूह, जिसका परिवर्त उस आव्यूह के समान हो, ठीक है। इसको समझिए, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर उसका a डैश इक्वल टू a के, तो वो आव्यूह होता है सममित आव्यूह, ठीक है। अब नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह भी सेम ही है। सेकंड है विषम सममित आव्यूह। अगर a डैश बराबर हो माइनस के a के, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हम विषम सममित आव्यूह। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि अगर मैं मान लूँ a बराबर कितना है, 0 2 माइनस के 2 और 0, ये आव्यूह है। अगर मुझे इसका a डैश निकालना है, a डैश यानी पहली पंक्ति को बना दो पहला स्तंभ 0 2, और इसको बन जाएगा माइनस के 2 और 0, ठीक है। और अगर मैं अब माइनस ए निकालूं, माइनस ए यानी -1 की मल्टीप्लाई पूरे आव्यूह में कर दो, तो 0 0 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2 2 और 0। देखिए क्या माइनस के a और a डैश दोनों बराबर है ना। तो ये एक विषम सममित आव्यूह। अगर a डैश इक्वल टू माइनस ए के, तो होता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की एक पहचान मैं आपको बताता हूँ कि इसका विकर्ण में सदैव
अवयव 0 0 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो उसका विकर्ण सेम होता है। अब जब विकर्ण सेम रहेगा परिवर्त होने के बाद, तो वो माइनस का कैसे बदलेगा? इसलिए कि यहाँ पर संख्या 0 होता है, क्योंकि 0 -0 + 0 सब इक्वल टू होता है। तो विकर्ण अवयव की एक पहचान है कि इसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव सदैव ही शून्य रहेगा। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद आता है आपका किसी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करना। देखिए आप एक चीज समझिए, सबसे पहले अगर कोई भी अवयव है a बराबर 1 2 3 4 के कोई अवयव है, ठीक है, तो ये एक अवयव है। अगर मैं इसमें a' इसका निकालूं, a' = ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ही हो जाएगा। और अब निकालू मैं a + a', तो ये इन दोनों को जोड़ दो, 2 5 5 और ये कितना 8। तो ये a + a' हमेशा एक सममित अवयव होगा। किसी भी अवयव a के लिए, किसी भी अवयव के लिए a + a' सदा ही सममित अवयव होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। दूसरी बात, किसी भी अवयव के लिए a - a' हमेशा एक विषम सममित अवयव होता है। अगर मैं निकालूं a - a', तो 1 में से गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। तो ये एक विषम सममित अवयव है। इसका अगर आप डैश निकालोगे तो माइनस के a' - a बन जाएगा, और अगर इसका निकालोगे तो वो a' + a ही रहेगा, यानी a' + a का डैश = a' + a। ठीक है, तो ये हमेशा एक सममित अवयव है, a हमेशा एक विषम सममित अवयव है। ये समझ लिया आपने? यानी किसी भी अवयव में उसका परिवर्त अवयव जोड़ने पर वो एक सममित अवयव बन जाता है, और उसको घटाने पर वो एक विषम सममित अवयव बन जाता है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a = मैं लिख दूं a + a' + a - a', 2a = तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इनको सोल्व करो, a' से a' होगा, कटेगा, क्या बना? 2a। तो यानी 2a = होता है a + a' + a - a'। इस 2 को इस साइड डिवाइड में ले जाएंगे तो a अवयव बराबर क्या हो जाएगा? a + a'/2 + a - a'/2। ये एक सममित अवयव होगा, ये एक विषम सममित अवयव होगा। यानी किसी भी अवयव को हम इस प्रकार सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता भी हूँ अपनी तरफ से। जैसे मैंने अभी लिया था 1 2 3 4 का एग्जाम्पल, यानी a बराबर दिया था 1 2 3 4, इसका a' क्या आया था? 1 2 यहाँ 3 4 यहाँ, 1 2 3 4। इसका a + a' क्या आएगा? a + a' बराबर क्या आएगा? यानी 2 5 5 और 8, और इसका a - a' बराबर आएगा 0 -1 1 और 0। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। इसको भी थोड़ा सा नीचे की ओर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत दिखेगा। तो अब मैं इसको, जैसे मैंने अभी बताया था, a = होता है a + a'/2 और +a - a'/2, इस रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि 1 2 3 4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, यानी 1/2 की सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1/2 लिख लो, 2 5 5 8 + 1/2 0 -1 1 और 0, यानी कि 1 2 3 4 बराबर क्या होगा? 1 5/2 5/2 और 4 + 0 -1/2। शायद आपको दिख भी रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। 1/2 और 0 क्या दिख रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इस अवयव को मैंने एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिख दिया। इसको अगर चेक करें हम, तो 1 + 1 = 0, 5/2 यानी 2.5 में से आधा जाएगा 2, 2.5 में आधा जोड़ा 3 और 4 + 0 4। अब क्या ये एक सममित अवयव? आप चेक कर सकते हो, इसका डैश निकाल के सेम रहेगा, ये एक सममित अवयव है। और अगर इसका डैश निकाल लेंगे तो ये माइनस में इसके बराबर हो जाएगा, तो ये एक विषम सममित अवयव है, ये सममित अवयव। और इस अवयव a को हमने एक सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिया है। ठीक है,
ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। और इसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी अवयव का व्युत्क्रम निकालना, यानी कि ए इनवर्स निकालना। तो इसको समझते हैं अब ये क्या होता है। इसको पहले मान लिया कोई भी अवयव हमारे पास ए बराबर 1 2 3 4, अगर इसके लिए कोई अवयव ऐसा बी एग्जिस्ट करता है जिसकी इनमें अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं ए बी और इक्वल टू आ जाए हमारा आई, यानी तत्समक अवयव के, तो जो हमारा बी होता है वो हमारा ए इनवर्स कहलाता है। बी को ए का व्युत्क्रम अवयव या ए का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लें, अगर किसी भी अवयव ए के लिए कोई अवयव बी इस प्रकार एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि ए बी इक्वल टू आई, यानी तत्समक अवयव के या इकाई अवयव, तो b को a का इनवर्स निकालते हैं। अब यहाँ पर b को यानी a के प्रतिलोम को, a इनवर्स को निकालने के लिए हमारे इस यहाँ पर जो विधि प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा रूपांतरण करके अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो इन प्रारंभिक संक्रिया विधि को हम पहले समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो भी अवयव हमें दिया जाता है उसको इस रूप में लिखते हैं, यानी a बराबर आई ए, क्योंकि जो आई होता है ना इकाई अवयव, इसका जो मान होता है वो होता है 1, और इसमें किसी भी अवयव की गुणा करने पर वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। तो किसी भी अवयव को इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ये अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, वो भी प्रारंभिक संक्रियाओं से। व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं से, प्रारंभिक संक्रियाओं से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना आप सब समझ ही चुके हो। और फिर इस अवयव मैंने पहले ए बराबर में मान लेता हूँ ए बी सी डी, क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है तो इस समझने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब इस अवयव को इस रूप में लिखेंगे ए बी सी डी, और इसके इक्वल टू में आई को ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1, और ये यहाँ पर ए। अब प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इस ए बी सी डी को हम 1 0 0 1 बना देंगे। यहाँ पर हमारा कुछ अवयव बन जाएगा जिसको मैं ई एफ जी एच लिख लूँ फिलहाल, और ये ए, और इस ए को इस साइड लाएंगे तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारा कुछ ऐसे ई एफ जी एच। तो इस तरीके से हम किसी भी अवयव का इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब कैसे निकालना है और प्रारंभिक संक्रियाओं में हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसकी किसी भी दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, जैसे कि ये R1 और ये R2, R1 R2 को ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप इनवर्स निकाल रहे हो तो या तो आपको पंक्तियों में या स्तंभों में ही संक्रियाएं लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि पंक्तियों और स्तंभों में एक साथ संक्रियाएं नहीं लगाई जा सकती। ये पहली चीज़ है हमारी कि हम पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं के R1, यानी R1 को लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं के R2, जबकि इसकी का मान 0 नहीं होना चाहिए। शून्य के अतिरिक्त किसी भी अदिश की हम इसमें गुणा कर सकते हैं, और ये जितनी भी संक्रिया होती है ये दोनों साइड लगाई जाती है, यानी इस अवयव में भी और इस अवयव में भी। ठीक है, तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं, किसी अचर की गुणा करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 को R1 प्लस R2, R1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 प्लस 2R2, R1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 माइनस के 3R2। ठीक है, तो इस प्रकार भी इन तीन चीज़ों से हमें, इन तीन संक्रियाओं के प्रयोग से किसी भी अवयव को इस रूप में बदलना होता है और फिर हमारा प्राप्त होता है ए इनवर्स। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले तो करते क्या है, पहले मैं देख लूँ कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, सब कुछ दिखाई फिलहाल तो दे रहा है। ठीक है, अभी फिर नीचे कर दें। तो सबसे पहले क्या बताया था कि यहाँ पर इसको इस प्रकार बदलना है। तो मैं पहले यहाँ पर एक बना दूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं R1 को लिखता हूँ मैं 1/a इंटू R1, यानी R1 में इसकी मैंने इस अदिश की मल्टीप्लाई कर ली। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये b/a, ये ऐसा कैसे रहेगा CD/R2, ऐसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया 1/a 0 0 1, और इसकी मल्टीप्लाई में a। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या करनी है, मैं R2 को लिख सकता हूँ, R2 को लिख सकता हूँ
R2 माइनस के C इंटू R1, यानी R1 में C की मल्टीप्लाई करके R2 में से R1 को घटाना है। ये सेकंड चीज मैं कर रहा हूँ इसमें, तो इसको करते हैं, यानी इसमें से C की मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे। पहले R1 तो सेम टू सेम रहेगा, ये बन जाएगा C में से यहाँ बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा यहाँ पर D माइनस के CB अपॉन A। ये देखो ये क्या बनेगा, यानी इसमें C की मल्टीप्लाई करी पहले CB अपॉन A, और फिर D में से इसको घटाया, यानी अब मैं इसको कर दूँ तो जाएगा AD माइनस के ये BC अपॉन A। ठीक है, ठीक है। अब इस साइड भी ऐसे ही करना है, यानी R1 को सेम टू सेम लिखना है 1/A 0। R2 में पहले तो इसमें C की मल्टीप्लाई करके माइनस के C/A, और ये एक ऐसा का ऐसे रहेगा इसके मल्टीप्लाई में A। अब इसको थोड़ा सा कैमरे को फोन को नीचे करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर 1 बना लिया, देखो यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 1 बनाता हूँ, यानी R2 को अब मैं लिख सकता हूँ, R2 को लिख सकता हूँ मैं A अपॉन AD माइनस BC, इसको यानी उल्टा करके इंटू R2, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दी। तो अब ये क्या बन जाएगा देखते हैं, ये ऐसा 1B अपॉन A 0, और ये बन जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, क्योंकि जब AD माइनस BC अपॉन A मल्टीप्लाई A अपॉन AD माइनस BC, तो इससे कैंसिल बराबर बचेगा क्या 1। अब इस साइड भी इसको ऐसे ही करना है, चलिए करते हैं इसको। पहले R1 तो सेम टू सेम ऐसे लिखना है 1/A और 0। अब R2 में क्या करना है, पहले R2 को लिखना है A अपॉन AD माइनस BC इंटू R2, यानी कि जो माइनस के C अपॉन A है इसमें मल्टीप्लाई करनी है A अपॉन AD माइनस BC की। जब ऐसा करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा कैंसिल, और ये बन जाएगा माइनस के C अपॉन AD माइनस BC, और इस A में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा A अपॉन AD माइनस BC। ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। अब आपको आखिरी स्टेप करना है क्या, कि यहाँ पर हमको 0 बनाना है। तो अभी स्पेस देखते हैं कहाँ को है, अभी इसको यहाँ से मैं ऐसे मिटो देता हूँ। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ ना, देखते हैं कहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं ऐसे। वो नीचे का तो आपने देख लिया होगा, फिर से दिखा दूंगा। अभी क्या था, अब मैं R1 को लिखूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा 1 0 और 1 तो बन चुका है, यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर है अभी फिलहाल, पहले इसको लिख दो। चलो यह 1B अपॉन A 0 और 1 इक्वल टू है मेरा, पर A तो लिखा ही नहीं, 1/A और माइनस के C अपॉन AD माइनस BC है A अपॉन AD माइनस BC, और ये यहाँ पर अभी 0 और A, ये अभी इस फॉर्म में। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को सिर्फ 0 बनाना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी R1 को मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस B अपॉन A इंटू R2, यानी जब मैं इसमें B अपॉन A मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें घटा दूंगा तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 0 1 0 0 1। ठीक है, इस साइड देखते हैं क्या बनेगा, यानी इसमें से घटाना है 1 अपॉन A में से माइनस करना है B अपॉन A इंटू क्या बनेगा माइनस के C अपॉन AD माइनस BC। ठीक है, अब ये थोड़ा इस समझने में गड़बड़, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, अरे लाल मार्कर भी था तो ठीक है। पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं। ये है 1 अपॉन A माइनस के बन जाएगा प्लस के BC अपॉन A इंटू AD माइनस BC। तो ये क्या बन जाएगा, शायद 1 अपॉन A, तो इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अब AD माइनस BC और AD माइनस के BC प्लस के BC। अब BC से BC कैंसिल और इसे ये कैंसिल, ये बन गया D अपॉन AD माइनस BC। ठीक है, अब आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिखा, हाँ दिख गया है, तो ये बन गया D अपॉन AD माइनस BC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अब
इसको मिटो के इस पूरे की जगह इस सोल्व करके आ गया हमारा d/AD माइनस BC। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर कि इसमें b/a की मल्टीप्लाई करनी है और फिर इसमें से इसको घटाना है। तो b/a की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इस a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा -b/AD माइनस BC। ठीक है, यहाँ पर पहले से है -c/AD माइनस BC और ये बन गया, यहाँ पर है हमारा पहले से ही a/AD माइनस BC। इस नीचे को मैं इसकी मल्टीप्लाई में अभी a, तो मेरा डस्टर कहाँ है, तो इसको मिटा देते हैं और ये हमारा, ये देखो इस फॉर्म में जैसे मैं कहा था ना, इस फॉर्म में आ चुका है। अब a को इस साइड ले आएंगे, वो बन जाएगा a इनवर्स और a इनवर्स का मान आ चुका है हमारा इस 1/AD माइनस BC को, ये चारों के नीचे में तो इसको ले लेते हैं कॉमन 1/AD माइनस BC और ये बन चुका है हमारा d माइनस के b और माइनस के c और a और ये आ गया हमारा a इनवर्स का मान। अभी रुको, अभी a मल्टीप्लाई a इनवर्स हम करके देखते हैं कि हमारा i आता है या नहीं आता है। अगर i आता है तो हमारा सही है, वरना ये गलत है। तो इसको करते हैं हम अब दूसरी साइड। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक पेन यहाँ पर भी मैं खींच देता हूँ, पेन लाइन बोलो लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारा a का मान था, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आना है i के, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो क्या करना है, पहले ABCD इसकी मल्टीप्लाई करनी है a इनवर्स जो हमारा आया था, यानी 1/AD माइनस BC, 1/AD माइनस BC, इसको एक अक्षर की तरह रखते हैं और ये है क्या है d माइनस के b माइनस के c और a। तो इसको भी एक साइड रखते हैं 1/AD माइनस BC और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले इस पंक्ति की इस पंक्ति की इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, इस पंक्ति की इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा AD माइनस BC, A इंटू डी माइनस के BC। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के AB और प्लस का AB, यानी ये बन जाएगा 0। ये हो जाएगा CD और माइनस के DC, CD माइनस के DC, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस के CB या माइनस के BC और प्लस का AD। ठीक है, और जब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो AD माइनस AD से होगा 1 0 0 1, यानी इक्वल टू आ गया हमारा तत्सम अवयव। तो इसका मतलब ये जो हमारा इनवर्स आया था ये बिल्कुल है सही। तो ऐसा क्वेश्चन करके वैसे आपको अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा इनवर्स में, मुझे पता है। और तो इसका इस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आपने इसमें ध्यान से देखा होगा तो इसमें केवल हमारे 4 फिक्स स्टेप थे। पहला यहाँ पर 1 बनाया, फिर 0 और फिर यहाँ पर पहले 1 बनाया, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में हमारा पूरा अवयव का व्युत्क्रम हो चुका है। अभी मैं इसको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ ऐसे। तो जिस प्रकार मैंने 2 गुणा 2 क्रम के अवयव का व्युत्क्रम निकाला, उसी प्रकार 3 गुणा 3 क्रम के अवयव का व्युत्क्रम निकाला जाता है। जैसे इसमें 4 फिक्स स्टेप है, उसमें 7 फिक्स स्टेप्स है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। प्लस जितनी भी प्रश्नावली है वो मैंने अभी तक नहीं करवाई है, उन सब के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इस वीडियो में केवल आपका बेसिक्स मैंने पूरा अवयव का करवा दिया है। तो पढ़ते रहिए, टीच फॉर ईच देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।